आज मैं तलाक के पेपर हाथ में लेकर बहुत खुश थी। जानते हो क्यों? आज मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज जिंदादिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई पता ही नहीं चला। मैंने तो हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की थी, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं पा रही थी, बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था, वो भी उसका स्वार्थ, जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे तन मन शरीर दोनों पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बातें चलने लगी। रिश्ते की एक मौसी ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना ही नहीं कर सके। वह मुझे देखने आया और मुझे दिल डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। रवि, हाय, कैसी हो? मैं, जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रवि, कुछ देर पहले तक ठीक था, पर अब लगता है अब दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। ना चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई। मैं खुद को रोक ना सकी। रवि, कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान देते होंगे। मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचकाकर कहा। रवि, उफ, ये सादगी, मैं तो फिदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे, हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो आनन फानन 1 महीने के अंदर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात में रवि ने झंझोर कर उठाया। रवि, आज हमारी स्वागरात है और तुम सो रही हो। क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछड़ने का गम खाया जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा, उसने हंसकर कहा। पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने गुस्से से कहा। रवि, इम्पॉसिबल। आजकल तो बदसूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है, फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा किसी लड़के से दोस्ती ना रही हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। आप बार बार वही बात क्यों दोहरा रही हैं? मैंने कहा ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रवि, अच्छा बाबा, सॉरी, तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सतवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें की, जिससे मेरा गुस्सा जाता रहा। शादी के 1 महीने बाद ही पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति पत्नी पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते होंगे। पर फिर धीरे धीरे, रवि, तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? मैं, रवि, वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्जाम चल रहे हैं और वो मुझसे 5 साल छोटा है। रवि, तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है, यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बातें करती हो मेरे मना करने के बावजूद। और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रवि, जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं प्लीज, आज आप अपना मुंह ही खोल दो, मैं भी तो सुनूं। आखिर तुम में ऐसा क्या देख लिया है जिससे तुम्हारे दिमाग में ये बातें घर कर गई? रवि, तुम्हारे मैके में भी तो आता था ना एक लड़का, संतोष। वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। रवि, जरूर, ऐसे मुंह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं मैंने, उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे न बढ़ने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती और शायद मेरी चुप्पी ही उसे स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वो वहां भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। रवि, कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। आवाज़ तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होंगी। मेरा घर सड़क के किनारे है, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ें नहीं आएंगी तो क्या सुनाई देगा? रवि, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा, घर पर ही हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहते हैं कि मैं दिन भर यहीं थी या नहीं। तो मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने संतोष आया या अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई, और ये बातें दिन भर मुझे सुनाई जाती। मैं के जाने से डरने लगी। मेरे फोन रिकॉर्ड चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते। अड़ोस पड़ोस की औरतों से भी बातें करने से मनाही थी। अव्वल तो के जाने नहीं मिलता था, ये जाती भी तो पति के साथ जाओ और उन्हीं के साथ वापस आओ। मैंने जब रवि से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए माँ नहीं बनना चाहती, इस बात के लिए मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मामी सबको फोन कर डाला। रवि, माँ जी, आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती। अगर मैं अपने घर वालों को ये सब बता दूं तो हड़कंप मच जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई गलत धारणा बनाए, इसीलिए मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी, चाची सब ने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर तो ससुराल में सभी को बहुत आशाएं होती हैं,
उन्हें मत तोड़ो। और आखिर में गर्भवती भी हो गई। यूं तो मेरी सासू माँ कभी मुझे फोन नहीं करती थी, पर जब भी फोन करती बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कब और कैसे किया। उस दिन पड़ोस की एक भली औरत जो कभी कभी मुझसे मिलने हालचाल लेने आ जाया करती थी, वह मेरे घर आ गई। सीमा भाभी, अरे सुनीता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैंने कहा छठा। भाभी, अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रवि तो अक्सर घर पर रहता नहीं, ऐसे में कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। रवि का नेचर तो बहुत ही अच्छा है। वह तो मुझे भाभी बुलाता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ दिल्ली में किसके पास किसी से हंसकर बात करने की फुर्सत नहीं है। ऊपर वाला तुम दोनों को सदा खुश रखे। रवि, सुनीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े नाश्ते के कप प्लेट को देखते हुए रवि ने पूछा। मैंने कहा हाँ, बगल की सीमा भाभी आई थी। रवि, क्यों? तुमने मना किया था ना कि दिल्ली के लोग बहुत धूर्त और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुरुस्त चरित्रहीन और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उस सीमा का तो पड़ोस में रहने वाले लड़कों से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती हैं। और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले ही बताया था कि वो तो मुझे भी लाइन मारती हैं, फिर भी तुमने उसे जैसी औरत को घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया। मैंने कहा, पर वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी कि मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कोई जरूरत हो तो बताना। रवि, अच्छा, मेरी तारीफ तो करेगी ही, मुझे फंसाया जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो मैं क्या भगा दूं? रवि, हाँ बिल्कुल भगा दो। तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति के फालतू मेलजोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। सुनीता, तुम बहुत सीधी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की हर बुराई से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरत आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथे को चुंबन दिया। जब मैं तर्क देती तो वो मुझे इसी तरह से निरस्त्र कर दिया करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो नाराज ना हो, दुखी ना हो और परेशान ना हो। मेरी माँ भी मुझे फोन करती तो गिनी चुनी बातें करके फोन जल्दी से रख देती। सीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टालना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये रवि का आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन हो सकता है, कहीं सीमा भाभी तो नहीं। दरवाजा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा देखकर खुद याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे सुनीता, मैं छाया, तेरे बचपन की फ्रेंड, भूल गई क्या? ये मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने उसी चिर परिचित अंदाज में मटक कर कहा, छाया मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल में और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमारे घर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोर अवस्था एक दूसरे के घर में ही बीता है। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देकर मैंने डरते हुए उसको अंदर आने के लिए रास्ता दिया। छाया, वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है तेरा। पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं है। मैंने कहा, और कैसी है तू? बैठ, में चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टालना चाहती थी। छाया, क्या है यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूंगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचकर सोफे पर बिठा लिया। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। छाया, सुनीता क्या बात है? छाया ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने साफ झूठ बोला। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती कि कांप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यही एक क्लिनिक शुरू किया है, मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया। मैंने बेध्यानी से उसे सब कुछ बता दिया। छाया, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों का खून चूसकर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ में ही देखने गए थे। उसमें डेमेंटर्स या दमपिशाच की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियां चूसते रहते हैं और बस दुखी यादें हमारे ही साथ रह जाती हैं। पर दमपिशाच जब उनके आसपास ना हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नर्सिस तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियां चूसते रहते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसीलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरे बारे में मुझे पता करने के लिए कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब तुझे कभी इनसे दूर जाना चाहोगी तो समाज, दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगी कि बेटा अपने बच्चे का मुंह देख कर जी। अब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान तू इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनके माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही समय है। कम से कम तू अपने बच्चों की नजर में तो नहीं गिरेगी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं फट पड़ी। छाया,
कड़े फैसले लेने होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह वेम्पायर की तरह तेरा खून चूसे जा रहा है। तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा और उससे पीछे छुड़ाना होगा। तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियां देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमजोर है। यकीन मान, तेरा डर ही उसकी ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने मुझे बहुत देर तक नर्सिस्ट की कहानियां सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने की सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहां से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियां देता। इस बीच में एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। मैंने उसका फोन ब्लॉक पर लगाया, पर छाया ने हटवा दिया, यह कहकर कि उसकी धमकियां कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएंगी। रवि, मैं तेरे जैसी और उसकी नाजायज औलाद को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझसे कंपनसेशन ले सकेगी? मैंने कहा, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैं मैच्योर सेपरेशन के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगी। रवि, तू और तेरी बेटी देखते हैं दोनों कैसे अपना पेट पालोगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्दशा होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नजर से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह बन जाएगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ। सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति और पत्नियों के साथ ऐसी बर्बादी होती है। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती हो, पर मैं माफी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का भी प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर की तरह पिघल जाए। वो भी नहीं पिघली। मैं अभी कुछ देर पहले ही तुमने मुझे नाजायज पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी ये ना बर्दाश्त होती। रवि चीखता रहा और मैंने फोन काट दिया। फोन मैं नहीं काटती थी, क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियां कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। यह एक नई शुरुआत है और एक नई मैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।